तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। तो 1857 का विद्रोह, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, अगर इसके हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो कुछ इतिहासकार इसे भारत का पहला सिपाही विद्रोह मानते हैं, जबकि कुछ इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो दो धड़ में बटे हुए हैं। हालांकि ये भी सही था कि ऐसा नहीं था कि 1857 से पहले देश में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जिनमें हम खोंड विद्रोह और मुंडा विद्रोह, साथ ही साथ कोली प्रतिरोध और खासी विद्रोह को गिना सकते हैं। अगर हम सैन्य विद्रोह की बात करें तो बहुत सारे सैन्य विद्रोह हुए थे, जिसमें वेल्लोर विद्रोह शामिल है और 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह जो कि 1824 में हुआ था वो शामिल है। और ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह हुआ था जो कि 1825 में हुआ था असम में, ये भी शामिल है। फिर सोलापुर में विद्रोह हुआ 1834 में। फिर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में विद्रोह हुआ 1844 में। तो बहुत सारे ऐसे घटना हैं जो कि 1857 से पहले भी हुआ था। लेकिन 1857 का क्रांति बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। उसका वजह ये था कि ये सैन्य विद्रोह तो था ही था, इसमें लगभग देश के आधे लोगों ने, यानी कि आधे आबादी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और 1857 के विद्रोह को 2 वर्ष लगे ख़त्म होने में, और बहुत ही इसके लिए बर्बरतापूर्वक नीति अपनाई गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हम जैसे कि अगर अब 1857 के विद्रोह की अगर बात करें तो चूँकि बहुत लंबा विषय है, और इस कि अगर हम जैसे कि होता ये है कि नॉर्मली किसी भी अगर विद्रोह की बात करें तो उसके पीछे कुछ तत्कालिक कारण होते हैं। उसके साथ साथ ऐसा नहीं होता है कि तत्कालिक कारण की वजह से ही विद्रोह हो जाता है, बल्कि उसके लिए धीरे धीरे लोगों में असंतोष इकट्ठा होता है। और जब वो कुछ तत्कालिक कारण हो जाता है कि कुछ ऐसा हो रीज़न जिसके लिए आदमी विद्रोह कर देता है, तब जाके विद्रोह होता है। तो 1857 की क्रांति के पीछे भी बहुत सारे कारण थे जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला ये था कि भाई जो असंतोष था भारतीयों का धीरे धीरे बढ़ रहा था। और ऐसा भी नहीं कि विद्रोह अचानक फूटा, उसको टाइम लगा फूटने में। और जो विद्रोह के अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो उनमें कुछ कोई गिना सकते हैं उंगली पे। वो पहला है, अगर हम बात करें तो वो है आर्थिक कारण। उसके बाद दूसरा जो है वो है राजनीतिक कारण, और तीसरा है प्रशासनिक कारण। साथ ही साथ सामाजिक और धार्मिक कारण भी एक है, और बाहरी घटनाओं का भी प्रभाव इस पर पड़ा। और सिपाहियों के बीच असंतोष भी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा। तो अगर हम सामान्य कारण की चर्चा करें तो सामान्य कारण में विद्रोह जो 1857 का था वो सिपाहियों के असंतोष का परिणाम ही मात्र नहीं था, बल्कि ये औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उनकी नीति, उनके और उसके कारण कंपनी के शासन के प्रति जनता में जो संचित असंतोष था, और विदेशी शासन के प्रति उनकी घृणा का परिणाम था। और हम आर्थिक कारण की चर्चा कर लें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इसने भारत के उद्योग धंधों को पूरा नष्ट कर दिया। साथ ही साथ श्रमिकों से बलपूर्वक अधिक से अधिक श्रम कराया जाता था, और उनको कम पारिश्रमिक देना चाहते थे ब्रिटिश कंपनी के लोग। इसके अतिरिक्त अकाल भी देश में बहुत बार आया और बाढ़ आया, और जिससे ये अंग्रेज़ लोग यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करते थे भारतीयों की, और उन्हें अपने ही हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और सन 1813 ईस्वी में कंपनी ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपना ली। असल में ये एक तरफा व्यापार मुक्त यानी कि विदेशी इस पर कोई भी कर वगैरह नहीं लगना है, तो ये कंपनी अपने फ़ायदे के लिए किया था। इसमें यानी हुआ ये था कि जितने भी ब्रिटिश व्यापारी थे उनको आयात करने की पूरी छूट मिल गई, यानी कि वो आयात करते तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था भारत सरकार को, जबकि भारतीयों के मामले में ऐसा नहीं था। और इसी वजह से परंपरागत तकनीक से जो भारतीय वस्तुएं बनी होती थी वो ब्रिटिश सामान के आगे नहीं टिक सकी, क्योंकि ब्रिटिश में औद्योगिकरण चालू हो चुका था और उस वक्त भारत में औद्योगिकरण चालू नहीं हुआ था। और इससे भारत के शहरी हस्तशिल्प व्यापार को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा। इसके अलावा अगर हम और आगे चर्चा करें आर्थिक कारणों की वजह से, तो भारतीय व्यापार और जो व्यापारी वर्ग थे उनको ब्रिटिश शासन जानबूझकर बर्बाद करना चाहती थी, और बर्बाद उन्होंने किया भी, जिससे भारत में बनी चीज़ों पर उच्च प्रशुल्क लगाए गए। और इसी समय ब्रिटेन में बनी वस्तुओं पर निम्न कर लगाया जाता था, जिससे उनको बाद में भारत आयात किया जाता था, और ब्रिटिश लोग यही करते थे। और 19वीं सदी के मध्य तक
भारत से कपास और सिल्क के कपड़ों का जो निर्यात था वो लगभग खत्म हो चुका था। और मुक्त व्यापार के तहत ब्रिटेन से आने वाले मशीन से जो निर्मित वस्तुएं थे, और उनके विरुद्ध अंग्रेज़ों ने क्या किया, रक्षात्मक कर लगा दिया। कर लगाने के भारतीयों के मांग को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया, जिससे भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र था वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। और इससे लोगों में असंतोष बढ़ा। साथ ही साथ रेल सेवा के आने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्यम भी नष्ट हो गए, और रेल सेवा ने ब्रिटिश व्यापारियों को दूर दराज के गांवों तक पहुंच दे दी, यानी कि ब्रिटिश लोग अब और आगे तक पहुंच गए। और जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा भारतीय उद्योग को, तो वो कपड़ा उद्योग था, जिससे कपास और रेशम को नुकसान हुआ। साथ ही साथ 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन और यूरोप में आयात कर लगाए गए भारतीयों के ऊपर, और बहुत सारे रुकावट डाले गए, जिनसे भारत का जो निर्यात था बिल्कुल समाप्त हो गया। भारत का निर्यात यानी कि जो भारतीय लोग थे उनका निर्यात बिल्कुल समाप्त हो गया। और पारंपरिक उद्योगों के नष्ट हो जाने की वजह से आधुनिक उद्योगों का विकास भी भारत में नहीं किया गया था, जिससे यहाँ के लोग बिल्कुल भूखे मरने की नौबत में आ गए। और जितने भी निम्न वर्गीय कृषक थे हमारे देश में, उनकी स्थिति और मज़दूरों की स्थिति दयनीय थी ही। साथ ही साथ जितने भी राजा थे और जो नवाब थे, उनकी भी आर्थिक स्थिति बदहाल थी। और भारत से प्राप्त खनिज संसाधन और सस्ते श्रम के बल पर अंग्रेज़ों ने अपने उद्योग धंधों को विकास के चरम पर पहुंचा दिया इंग्लैंड में, जबकि भारत में किसी भी प्रकार के नए उद्योग की स्थापना नहीं की गई। साथ ही साथ जितने भी छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे उनको समाप्त किया गया। और तो इससे क्या होता है कि भारत के जितने भी लोग थे उनमें अंग्रेज़ों के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई, और व्यापक विद्रोह के सूत्रधार बन गए, यानी कि इनकी वजह से विद्रोह हुआ। तो ये पहला कारण था, आर्थिक कारण। दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो वो है राजनीतिक कारण। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे गवर्नर जनरल ने और गवर्नर जनरल ने यहाँ बहुत सारे नियम कानून लागू किए, जिसमें सहायक संधि और व्यपगत का सिद्धांत, जिसे कि डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो इससे क्या हुआ, जन असंतोष यानी कि लोगों का असंतोष और उनका गुस्सा और बढ़ा। साथ ही साथ ये क्या करते थे, अगर लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो ये भारतीय राज्यों को अंग्रेज़ों के राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि को प्रयोग किया। और लॉर्ड वेलेस्ली की अगर हम बात करें तो ये भारत में सन 1798 ईस्वी में आता है, और 1805 ईस्वी तक यहाँ गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। तो इससे क्या होता है, सहायक संधि की वजह से अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में उनको सहायता मिलता है। और इसकी वजह से यानी कि सहायक संधि की वजह से ही भारत के बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेज़ों के प्रत्यक्ष धीरे धीरे उनके अधीन आ गए। साथ ही साथ जितने भी भारतीय क्षेत्र थे लगभग अपनी स्वतंत्रता खो बैठे, क्योंकि जो ये सहायक संधि था उसका नियम ही कुछ ऐसा था कि राजा अपना संप्रभुत्व लगभग अंग्रेज़ों को सौंप देता था। और अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इस समय व्यपगत का यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई गई, जो कि भारत के कुछ प्रमुख देसी राज्यों में, जिसमें झांसी, उदयपुर, संभलपुर, नागपुर जैसे राजाओं के कोई पुत्र नहीं थे। अब पहले क्या होता था भारतीय राज्य व्यवस्था में कि योग्य उत्तराधिकारी का राजा चयन करता था, और राजा किसी भी बच्चे को गोद ले लेता और उसे राजकुमार मान लेता था। लेकिन डलहौजी क्या किया, लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल बन के आया था, उसने क्या किया कि गोद लेने की इस प्रथा को अमान्य घोषित कर दिया और इन देसी राज्यों को कंपनी के अधिकार में ले लिया। और जब कंपनी ये नया नीति चालू किया, व्यपगत का सिद्धांत, तो इससे सभी राजा डर गए और उनमें असंतोष की भावना फैल गई। तो जितने भी राजा थे वो सब किसी ऐसे मौके की तलाश में थे कि जब अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों से लड़ झगड़ कर जैसे भी हो उनसे अपना राज्य वापस पा सकें, तो सभी एक मौके की तलाश में थे। और जो अगले कारण की अगर हम बात करें तो वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। इसके वजह से भी अंग्रेज़ों के प्रति लोगों में असंतोष था। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सामाजिक धार्मिक कारण की, तो जो ये एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक था, और इसका कारण ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो धार्मिक नीति थी
तो इस नीति के अंतर्गत क्या करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग कि बड़े स्तर पर ईसाई धर्म के संत भारत आते हैं और भारत में समाज सुधार का कार्य जो है ये लोग प्रारंभ कर देते हैं। और इन संतों के प्रभाव में आकर भारतीय नागरिक जो होते हैं वो अपना धर्म परिवर्तित कर देते हैं और ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और ऐसी नीति की वजह से क्या होता है कि भारत के जितने भी धार्मिक नेता होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म के, वो सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करते हैं, क्योंकि इससे भारत में जो भी संत होते हैं यानी कि जो भी धार्मिक नेता होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि उन सभी के हित प्रभावित हो रहे होते हैं, तो सभी इनका विरोध करते हैं। और इसके अलावा इस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया था, धार्मिक दृष्टि से भी कुठाराघात किया था, यानी कि धर्म परिवर्तन तो कराया ही कराया, बहुत सारे ऐसे कुछ किए भी गए। अब होता ये था कि धार्मिक योग्यता की वजह से भी बहुत लोगों को पद दिया जाने लगा, यानी कि अंग्रेज़ लोग क्या करने लगे, जो लोग ईसाई में धर्म में परिवर्तित हो जाते थे उनको बहुत सारा नौकरी देने लगे, लेकिन जो नहीं परिवर्तित होते थे उनको नौकरी नहीं देते थे। तो इसकी वजह से भी लोगों में एक रोष उत्पन्न था। और साथ ही साथ ये था कि जो भी भारतीय व्यक्ति जो कि जो नौकरी में था, अगर वो ईसाई धर्म अपना ले तो उसे जल्दी से पदोन्नति दे दिया जाता था, जबकि जो भारतीय धर्म का जो अनुपालन करते थे, यानी कि जो भारत के थे मूल, जो बदलना नहीं चाहते थे, उनको क्या करते थे ये लोग बहुत प्रकार से अपमानित करते थे। इससे दोनों यानी कि भारतीय जनता और अंग्रेज़ों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हुई, और ये भी एक वजह बना 1857 के विद्रोह का। अब हम आगे बात करें तो बहुत सारे बाहरी कारण भी थे जिसकी वजह से इस युद्ध को काफ़ी बल मिला। साथ ही साथ 1857 से पहले कुछ ऐसे घटना घटे जिससे ये बात साबित हो गया कि अंग्रेज़ अब अपराजय नहीं थे, यानी कि अंग्रेज़ों को हराया जा सकता था। तो उसमें कुछ ऐसे घटना था जिसमें जो पहला आंग्ल अफ़गान युद्ध जिसे कहा जाता है, यानी कि ब्रिटिश और अफ़गान युद्ध, जो कि 1838 से 1842 तक होता है, इसमें अंग्रेज़ लोग हार जाते हैं। फिर पंजाब का युद्ध होता है 1845 से 1849 तक, तो इसमें भी अंग्रेज़ों को कुछ हद तक हराया जाता है, बाद में भले जीत जाते हैं। फिर क्रीमिया युद्ध होता है 1854 से 56 तक, तो इससे अंग्रेज़ों को बहुत ही नुकसान होता है। और इसे भी लोगों को यार मतलब ये भावना प्रबल हुई कि नहीं, इनको हराया जा सकता है। और तो इससे लोगों में ये धारणा आने लगी कि अब अंग्रेज़ों को हराया जा सकता है, और भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे उनको भी इस युद्ध से नई आशा की किरण मिली कि हम अपने देश से अंग्रेज़ों को निकाल सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। फिर एक जो मुख्य मामला था, जो तत्कालिक कारण था, वो था सिपाहियों के बीच असंतोष का फैलना, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्तर पर चालू हो गया। तो हुआ ये था कि जो जितने भी जो सिपाही होते थे, क्योंकि वो भारतीय कंपनी की ही भारत के निवासी हुआ करते थे, जो कि अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, और बंगाल, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी की अपनी अपनी अलग सेना और सेना प्रमुख होता था। साथ ही साथ इस सेना में ब्रिटिश सेना से अधिक भारत के सिपाही थे, और 1857 में इस सेना में 2,57,000 सिपाही थे भारतीय। साथ ही साथ शुरू में इनके साथ दिक्कत ये होता था कि ये बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सेना में अलग अलग क्षेत्रों के लोग होने के कारण ये सेनाएं विभिन्नता से पूर्ण थी, और इनमें से किसी भी एक क्षेत्र के लोगों का प्रभुत्व नहीं था। और लोगों में चूँकि उस समय देश प्रेम की भावना उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हर कोई प्रांतीय स्तर से जुड़ा होता था, जिसकी वजह से उनमें एकता वाली भावना नहीं आ पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उनमें एकता की भावना आने लगी थी। साथ ही साथ सेना में धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा, क्योंकि एक तो उनका जो सैलरी था, उनका वेतन कम था, और उनको पर्याप्त इज्जत नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उनमें असंतोष था। और बीच में कुछ ऐसा मामला हुआ जैसे कि एक रॉयल इनफील्ड राइफल की बात चली, जिसमें गाय और सूअर के चर्बी लगा हुआ करते थे। तो इसकी वजह से सैनिकों को लगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ मुस्लिम धर्म के लिए सूअर अपवित्र था,
वहीं हिंदू धर्म के लिए गाय की बहुत ही ज़्यादा महिमा थी। तो ऐसे दशा में लोगों में जो जितने भी सिपाही थे उन सब में असंतोष की भावना बढ़ने लगी। हालांकि ये बात भी सच है कि मतलब जितने भी सिपाही जो शस्त्रों में लगे चर्बी के कारण विद्रोह में हिस्सा लिए थे, जब विद्रोह हुआ और लोगों पर यानी कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ गोली चलाना पड़ा उनको, तो ये यही रॉयल एनफील्ड का यूज़ किए जिसमें कि चर्बी लगा हुआ करता था। लेकिन चूंकि वो देशभक्ति का मामला था, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, विद्रोह के प्रारंभ की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो विद्रोह की जो यानी कि क्रांति की जो शुरुआत होती है वो मेरठ छावनी के स्वतंत्रता प्रेमी सैनिक जिनका नाम मंगल पांडे होता है उनके द्वारा किया गया। इन्होंने क्या किया, 29 मार्च 1857 को नए कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने इन्होंने आवाज़ उठा दिया। और और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि अंग्रेजी सरकार ने जिन भारतीय सेना के उपयोग के लिए जिन कारतूसों को उपलब्ध कराया था उसमें क्या था, गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। तो इसीलिए मंगल पांडे आवाज़ उठाई और उनको पकड़ने के लिए जो भी आगे बढ़े उसे मौत के घाट उन्होंने उतार दिया। फिर किया जाता है कि 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी जाती है। और जब उनको फांसी दी जाती है तो फांसी की सज़ा सुनकर पूरे देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो गया, यानी कि क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। हालांकि ऑफिशियल ये नहीं था, ऑफिशियल था 10 मई। तो अब जब उनको फांसी दे दिया गया तो उनके फांसी की खबर को सुनकर पूरे देश में क्रांति का माहौल स्थापित हो जाता है। ये बात है 8 अप्रैल की। अब क्या अप्रैल के बाद मई आता है, तो 6 मई 1857 को फिर से भारतीय सैनिकों ने नए कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया। और जितने भी सैनिक जिन्होंने विरोध किया था उनको क्या हुआ कि 10 साल की कैद की सज़ा मिली। फिर सैनिकों से हथियार छीन लिए जाते हैं और हथियार छीने जाने के बाद मेरठ में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस विषय को अपमान का विषय समझा। अब जब ऐसा कंडीशन हो गया तो ये था कि अंग्रेज़ों से अब बदला लिया ही जाएगा। तो क्या हुआ कि मेरठ के सैनिकों ने 10 मई 1857 को ही जेल खानों को यानी कि जेल को तोड़ना चालू किया और भारतीय सैनिकों को मुक्त किया और अंग्रेज़ों को मारना शुरू कर दिया। यानी कि 10 मई 1857 से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। और फिर जब मेरठ में इनको सफलता मिल जाती है भारतीय सैनिकों को, तो ये क्या करते हैं, दिल्ली की ओर बढ़ते हैं और यहाँ दिल्ली पहुंचकर जो कर्नल जो दिल्ली के होते हैं रिपले, उसकी हत्या कर देते हैं और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेते हैं। साथ ही साथ अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर आदि में भी इसी समय स्वतंत्रता की घोषणा क्या कर दी जा चुकी होती है। अब क्या होता है कि जब ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं तो दिल्ली में स्थानीय इन्फेक्ट्री विद्रोहियों भी जो रहते हैं वो भी विद्रोहियों में शामिल हो जाते हैं। और उन्होंने राजनीतिक एजेंट जिसका नाम साइमन फेजर रहता है उनके सहित यूरोपीय अधिकारों की हत्या करते हैं और शहर पर कब्जा कर लेते हैं, दिल्ली शहर में कब्जा कर लेते हैं। अब इस समय दिल्ली में जो पत्रिका के इंचार्ज जिनका नाम लेफ्टिनेंट विलोबी होता है वो कुछ हद तक विद्रोही का मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर वो मारे जाते हैं। और उसी समय ये लोग क्या करते हैं, जो मेरठ से सैनिक जाते हैं वो बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर देते हैं। तो सडनली मतलब अचानक ही ऐसा होता है कि दिल्ली इस महान क्रांति का केंद्र बन जाता है और बहादुर शाह इसके प्रतीक बन जाते हैं। और देश के नेतृत्व के लिए जब अंतिम मुगल शासक यानी कि बहादुर शाह जफर को ये अपना नेता चुन लेते हैं, तो ये इस बात को पुष्ट करता है कि मुगल वंश का जो लंबा शासन रहा भारत की राजनीतिक एकता का परंपरागत चिन्ह था। साथ ही साथ इस एक मतकार से सिपाहियों ने क्या किया, सिपाहियों ने सिपाही विद्रोह को क्रांतिकारी युद्ध में तब्दील कर दिया। जबकि जितने भी भारतीय रजवाड़े थे उन्होंने विद्रोह में तो भाग ही लिया और साथ ही साथ वो क्या किए, जितने भी भारतीय राजा थे जो युद्ध में शामिल होना चाहते थे उन्होंने मुगलों के प्रति यानी कि मुगल राजा के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दी। और कि जो भी विद्रोही थे वो राजनीतिक रूप से फिर प्रोत्साहित हो गए और प्रेरित भी हो गए। क्योंकि धर्म एक कारण जरूर था यहाँ पे लोगों को उकसाने के लिए अंग्रेज़ों के प्रति, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ साफ हो गया था कि यहाँ पे
धर्म की वजह से लोग इकट्ठे हो गए थे, हिंदू और मुस्लिम, जो कि बड़ा वर्ग था। और ये आगे जाके हम स्पष्ट करेंगे कि 1857 तक हिंदू और मुस्लिम यानी कि जो देश में जो चल रहा है फ़िलहाल, वैसा कुछ था ही नहीं, यानी कि संप्रदायवाद का माहौल देश में 1857 की क्रांति तक नहीं था। उसके बाद ये अंग्रेज़ों की देन है कि जो देश में ये संप्रदायवाद का विकास हुआ। बहरहाल हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की। तो अब देखिए क्या होता है कि जब मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह जफ़र को ये पूरे देश का शासक घोषित कर देते हैं, यानी कि सम्राट घोषित करते हैं, तो दिल्ली क्या होता है, महान विद्रोह का केंद्र बन जाता है और बहादुर शाह इसके महान प्रतीक बन जाते हैं। अब सडनली ऐसा होता है कि पूरे देश के जो जितने भी विद्रोही सिपाही होते हैं उनके कदम अपने आप दिल्ली की ओर मुड़ जाते हैं और वो विद्रोह में भाग लेने वाले सभी भारतीय राजाओं जितने जो होते हैं वो मुग़ल सम्राट के प्रति अपनी वफादारी घोषित करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। फिर या तो सिपाहियों के कहने पर या संभवतः उनके दबाव में आकर बहादुर शाह ने भारत के सभी राजाओं और सरदारों को पत्र लिखा और उनसे आग्रह किया कि ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और उनको हटाने के लिए भारतीय राज्यों का एक महासंघ स्थापित करें। तो अब क्या होता है कि बंगाल की जो सेना होती है विद्रोह में शामिल हो जाती है और तेज़ी से फैल जाती है। फिर अवध, रुहेलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार का एक बड़ा भाग और पूर्वी पंजाब, इन सभी जगहों पर ब्रिटिश साम्राज्य की बिल्कुल स्थिति खराब हो जाती है। तो जितने भी जो राजे, बहुत सारे राजे जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंग्रेज़ मालिकों के प्रति वफादार बने रहते हैं, लेकिन उनकी फ़ौजों में विद्रोह भड़क जाता है या फिर लगभग भड़कने के करीब आ जाता है। तो इंदौर के अनेक फौजी विद्रोह, यानी कि इंदौर यानी कि जो ये सिंधिया परिवार की बात हो रही है इंदौर में, तो इनके जो फौजी थे वो विद्रोह करके सिपाहियों से आ मिलते हैं और इसी तरह ग्वालियर के 20,000 से अधिक फौजी तात्या टोपे और झांसी की रानी के साथ चले जाते हैं। फिर राजस्थान और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहाँ के अनेक छोटे सरदार अपनी जनता का भरोसा पाकर विद्रोही बन जाते हैं और जो उनकी जनता थी अंग्रेज़ों की कट्टर दुश्मन थी और हैदराबाद और बंगाल में भी छोटे छोटे विद्रोह हुए। और इस विद्रोह की अगर हम बात कर रहे हैं यानी कि 1857 के विद्रोह की या क्रांति की, तो जितना अधिक व्यापक था उससे ही ज़्यादा कहीं इसमें गहराई थी। पूरे उत्तरी और मध्य भारत में जहाँ की ये ज़्यादा अच्छे रूप से फैला था, तो यहाँ पे सिपाहियों के विद्रोह ने जो आम जनता थे उनको भी विद्रोह के लिए प्रेरित किया। तो सिपाहियों के द्वारा जब ब्रिटिश सत्ता को समाप्त किए जाने के बाद साधारण जनता भी हथियार लेकर उठ खड़ी हुई और अक्सर क्या करते थे, वो बल्लम लेके या कुल्हाड़ी लेकर तीर धनुष, लाठियों और हंसुओं तथा देसी बंदूकों के साथ लड़ती रहती थी। और कुछ ऐसे जगहों पर जहाँ कोई फौज तैनात नहीं थी वहाँ भी जो आम जनता थी उन्होंने विद्रोह का आरंभ किया। साथ ही साथ यानी भारत का जितना भी वर्ग था सब इस युद्ध में शामिल हो गया। और कुछ इनका ऐसा भी लाभ हुआ विद्रोह का कि जब विद्रोह हुआ तो लाभ उठाकर जो गांव के लोग थे उन्होंने सूदखोरों की खाता बही और कर्जों के दस्तावेजों को नष्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए अदालत थे, तहसील थे, कार्यालय और मालगुजारी के दस्तावेज और थानों पर हमला किया। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अनेक लड़ाइयों में सामान्य जनता की संख्या सिपाहियों से बहुत ज़्यादा थी, ये ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये जो आम जनता थी ये क्या कर पा रहे थे, इनका कोई दिशा और दशा निश्चित नहीं थी, इसकी वजह से इनको आगे जाके दिक्कत हुआ। और अगर हम सिर्फ अवध प्रांत की बात करें तो अवध में इस युद्ध के समय अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मरने वालों में लगभग 1.5 लाख थे, जिनमें से 1 लाख से अधिक सामान्य आम जनता थे। और एक चीज़ ये भी था कि जहाँ के लोग इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए वहाँ के लोग भावनात्मक तौर पर भारतीय सैनिकों के साथ थे और जब विद्रोही जीतते होते तो ये उनकी जीत पर खुशी मनाते और उनके हारने पर गम मनाते थे। तो कुछ ऐसा चल रहा था ये। और हम आगे इसकी 1857 के विद्रोह की अगर प्रगति की बात करें तो जैसा कि शुरू में ही कहा था मैंने आपसे कि इतिहासकारों के बीच 1857 के विद्रोह की प्रगति को लेकर विचारों का मतभेद रहा है, क्योंकि प्रांतीय शासकों के द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य सुरक्षित नहीं रखा गया। और तो इस विद्रोह की जो वास्तविक साक्ष्य है वो ब्रिटिश अधिकारियों के आधार पर ही तय की गई है। तो इतिहासकारों का ये भी मानना है कि इस विद्रोह की सबसे प्रमुख प्रगति ये थी कि ये विद्रोह एक क्षेत्र विद्रोह
तक, मतलब एक क्षेत्रीय विद्रोह था या फिर जिसका क्षेत्र सीमित विद्रोह था, क्योंकि कोई भी प्रांतीय शासक उस समय तक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित नहीं था। और ये बात हालांकि सच है। और 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र था। और इस प्रगति के पक्ष में तर्क देते हुए इतिहासकार 5 महत्वपूर्ण केंद्रों का वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि जहाँ ये विद्रोह प्रारंभ हुआ, उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ। और ये विद्रोह के क्षेत्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और आरा जो कि वर्तमान बिहार का हिस्सा है, और झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दिल्ली में इस विद्रोह का औपचारिक प्रारंभ मुगल साम्राज्य के शासक बादशाह बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया। लेकिन क्या हुआ था कि ब्रिटिश सैनिकों से विरुद्ध युद्ध करने का जो कार्य था, एक सैनिक अध्यक्ष जिनका नाम जनरल बख्त खां था के द्वारा किया जाता है। यानी कि बहादुर शाह जफर खुद रणनीति न बनाकर उनके जो महत्वपूर्ण सैनिक अध्यक्ष होते हैं जनरल बख्त खां, वो बनाते हैं। और बहादुर शाह जफर ने इनका जो युद्ध में भाग लेने का प्रक्रिया था, काम था या वजह था, वो ये था कि इन्होंने मुगल साम्राज्य की गरिमा को सुरक्षित करने के लिए युद्ध में भाग लिया। और इस शासक का उद्देश्य भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकारियों से स्वतंत्र करना नहीं था, बल्कि इनका जो मूल उद्देश्य था केवल अपने व्यक्तिगत हित के कारण विद्रोह का प्रारंभ करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा विद्रोह का प्रमुख केंद्र था वो उत्तर भारत का क्षेत्र कानपुर था, जहाँ की मराठा शासक नाना साहेब विद्रोह का प्रारंभ करते हैं। और नाना साहेब के विरुद्ध के विद्रोह करने का जो प्रमुख कारण था तो उनकी पेंशन की राशि थी, क्योंकि उनकी पेंशन की राशि को बढ़ाया नहीं जा रहा था, जिसको बढ़ाने के लिए उन्होंने कितनी बार मांग भी की, और जब ये मौका मिला तो वो भी इस युद्ध में कूद गए। साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके मांग को, यानी कि नाना साहेब के पेंशन के रकम बढ़ाने की मांग को अस्वीकार कर देती है, और नाना साहब बाद में विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। लेकिन नाना साहब भले विद्रोह में शामिल होते हैं, लेकिन इस विद्रोह के दौरान मराठा सैनिकों का जो नेतृत्व है वो महत्वपूर्ण सैनिक अध्यक्ष तात्या टोपे के द्वारा किया जाता है। और इस केंद्र पर भी विद्रोह एक व्यक्तिगत कारण से प्रारंभ होता है, और मराठा शासक ये किसी भी प्रकार से भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकारियों से मुक्त कराने के उद्देश्य से विद्रोह का प्रारंभ नहीं करते हैं। साथ ही साथ जो इस विद्रोह का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र था वो लखनऊ था, और यहाँ पे विद्रोह का आरंभ बेगम हजरत महल के द्वारा किया जाता है। और इनके विद्रोह का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो उनका पुत्र होता है जिसका नाम बिरजेश कादर होता है, वो चाहती हैं कि इन्हें लखनऊ का शासक घोषित किया जाए। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि डलहौजी के द्वारा 1856 में अवध प्रांत को ब्रिटिश में मिला लिया जाता है। और इसके वजह से ही, मतलब ये तत्कालिक कारण में माना जाता है, डलहौजी के द्वारा अवध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाना। तो और यहाँ पे ये चाह रही थी जो, यानी कि जो 1857 के जो क्रांति का तीसरा महत्वपूर्ण केंद्र लखनऊ था, तो वहाँ पे जो विद्रोह है वो बेगम हजरत महल के द्वारा चालू किया जाता है। और वो चाहती है कि उनके पुत्र बिरजेश कादर को लखनऊ का शासक घोषित किया जाए, पर अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं, और इसीलिए ये विद्रोह में कूद जाती हैं। और इनके विद्रोह का जो उद्देश्य था वो ये था कि अपने ही क्षेत्र के हित को सुरक्षित रखा जाए, न कि भारतीय क्षेत्र को। और इसके बाद जो चौथा हिस्सा है, यानी कि चौथा क्षेत्र है मध्य भारत में, वो है झांसी। तो झांसी क्षेत्र, जहाँ से कि एक प्रमुख महिला सैनिक, महिला रानी जिनका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई होती है, वो विद्रोह का प्रारंभ करती हैं। और इनका उद्देश्य अपने गोद लिए पुत्र को झांसी का शासक नियुक्त करना था। तो अंग्रेज इनकी भी बात नहीं मानते और इसीलिए विद्रोह कर देती हैं, और इस क्षेत्र को भी, यानी कि झांसी के क्षेत्र को डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अपने अधीन कर लेता है। और जो इस विद्रोह का पांचवा महत्वपूर्ण केंद्र बिहार का प्रांत आरा था, जहां विद्रोह का आरंभ एक महत्वपूर्ण जमींदार कुंवर सिंह के द्वारा किया जा रहा था। और इनकी अगर हम बात करें तो इनका उद्देश्य जो था ये, या फिर जिसलिए क्रांति में शामिल हुए, तो इस जमींदार का उद्देश्य था जगदीशपुर गांव पर अपनी जमींदारी अधिकारी को सुनिश्चित करना था, जिसके लिए ब्रिटिश अधिकारी तैयार नहीं थे। तो कुंवर सिंह का उद्देश्य था व्यक्तिगत लाभ को, कहीं ना कहीं से व्यक्तिगत लाभ को सुनिश्चित करना था। और ये भी कहा जाता है कि जो ये जितने भी महत्वपूर्ण शासक
प्रांतीय शासकों का विद्रोह ये दर्शाता है कि उस समय तक प्रांतीय शासक केवल क्षेत्रीय भावनाओं से प्रेरित थे। इस प्रवृत्ति के कारण इन महत्वपूर्ण शासकों के बीच किसी भी प्रकार का संपर्क व समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्रांति असफल हो जाता है। और ये बात सच भी है। तो और इन केंद्रों पर अलग अलग ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है और वो धीरे धीरे इस विद्रोह को समाप्त कर देते हैं। और दिल्ली में यानी कि दिल्ली में इस विद्रोह को समाप्त करने का कार्य ब्रिटिश अधिकारी जॉन निकोलसन के द्वारा किया जाता है, जबकि कानपुर और लखनऊ में एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम सर कॉलिन कैंपबेल होता है इस विद्रोह को समाप्त करते हैं। और मध्य भारत के क्षेत्र झांसी में इस विद्रोह को सर ह्यूरेज के द्वारा समाप्त किया जाता है। और बिहार प्रांत के आरा क्षेत्र में विद्रोह की समाप्ति विलियम टेलर के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि 1857 का जो विद्रोह था ये प्राचीन और मध्यकालीन प्रथाओं को भारतीय समाज में स्थापित करने के लिए किया गया था। और भारतीय समाज के महत्वपूर्ण जो वर्ग थे वो सती प्रथा और दास प्रथा को भारतीय समाज में जारी रखना चाहते थे। और इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने समाज सुधारक विधेयक पारित किया था और इन विधेयकों का विरोध किया गया, जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बना। साथ ही साथ विद्रोह की इस प्रकृति के कारण भारतीय समाज के शिक्षित वर्गों ने इस विद्रोह का समर्थन नहीं किया, जिससे यह विद्रोह कम समय में समाप्त किया जा सका। और अब क्योंकि जैसा कि आपसे मैंने पहले कहा कि इससे पहले बहुत सारे विद्रोह किए जा चुके थे, जिसकी वजह से भी लगभग पूरे देश के सभी हिस्सों से लोगों ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। और इस विद्रोह की प्रगति को बताते हुए भारत के आधुनिक विचारक डॉक्टर वी.डी. सावरकर ने एक महत्वपूर्ण कथन दिया। इन्होंने कहा कि 1857 विद्रोह भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम था। ये वी.डी. सावरकर ने कहा, जबकि इस कथन को समकालीन यूरोप समय में इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। उनका कहना ये है कि ये दो महत्वपूर्ण तर्क देते हैं। ये कहते हैं कि ये विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में आयोजित नहीं किया गया था, बल्कि ये व्यक्तिगत एवं क्षेत्रीय हितों के रूप में स्वीकार किया गया था। दूसरा ये भी मानना है कि यह विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे पहले भारत के अन्य क्षेत्रों में भी विद्रोह प्रारंभ किया जा चुका होता है, जिसे ब्रिटिश अधिकारी समाप्त करते हैं। और 1857 के विद्रोह की प्रगति को बताते हुए समकालीन इतिहासकार, जिनका नाम आरसी मजूमदार है, वो मानते हैं कि न तो यह विद्रोह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था और न ही भारत की स्वतंत्रता के लिए था और न ही पहला विद्रोह था। इनके अनुसार जो ये विद्रोह हुआ था ये उत्तर भारत और मध्य भारत के लोगों के आक्रोश का मुख्य कारण था, जिसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ जिम्मेदार थी। अब अगर हम बात करें कि जो 1857 का विद्रोह था या क्रांति था ये असफल क्यों हुआ, जो कि इतने व्यापक तौर पे हुआ था, तो चूँकि जैसा कि बताया आपको कि मात्र 5 बड़े केंद्र थे, बाकी और छोटे छोटे केंद्र थे। तो बड़े केंद्र जिनका लिया जा सकता है वो भी थे, और छोटे से भी सवाल आया करते हैं। बहरहाल अगर हम विद्रोह की असफलता की बात करें तो इसका ये भी कहा जा सकता है कि क्रांतिकारियों ने जिस उद्देश्य से 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिला। उन्होंने ये सोचा था कि अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ कर भारत को आज़ाद कर लेंगे, लेकिन क्रांति के दमन के बाद अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई कि 90 और वर्षों तक भारतीयों को गुलाम बनाए रखने में अंग्रेज लोग सफल रहे। और इस महान क्रांति की असफलता के बहुत सारे कारण थे, जिनमें कुछ प्रमुख निम्न हैं। पहला यह है कि विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना। अब देखिए, कुछ वर्गों ने विद्रोह में सहभागिता नहीं की बल्कि इसके विरुद्ध कार्य किया, और बड़े जमींदार और बड़े तालुकदारों ने इसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि इनका मानना ये था कि अगर देश आज़ाद होगा तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। इसके लिए वो डर कर अंग्रेज़ों के ही साथ देने में लगे रहे। इसके बाद महाजनों और व्यापारियों ने विद्रोहियों का पूरी तरह शोषण किया था, अतः अब उनको लगा कि ब्रिटिश संरक्षण में वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए वो क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किए और अंग्रेज़ों का सहयोग किए। साथ ही साथ आधुनिक जितने भी शिक्षित भारतीय थे उन्होंने विद्रोह को पीछे लौटने के तौर पर देखा, और उनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत को आधुनिकता की ओर ले जाएगा। हालांकि बाद में ये उनका सोच गलत साबित हुआ, लेकिन क्योंकि वो पहले सपोर्ट नहीं किए थे तो इसीलिए नहीं किए थे। और बहुत से भारतीय राजा थे जिन्होंने
विद्रोह में शामिल होने से मना किया स्पष्टता, और ये ब्रिटिश शासन की सक्रिय मदद की। इनमें अगर हम शामिल कौन कौन हुए उनकी बात करें तो पटियाला के शासक, सिंध और अन्य सिख सरदार, साथ ही साथ कश्मीर के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया परिवार और इंदौर के होलकर ये विद्रोह में शामिल नहीं हुए। और अधिकतर दक्षिण भारत इससे अधिक प्रभावित नहीं हुआ। उसका वजह ये था कि इससे पहले वहाँ बहुत सारे किसान आंदोलन हो चुके थे और चूंकि वो थक चुके थे इसलिए भी इसमें शामिल नहीं हुए। और ये भी था दूसरा वजह कि जो इतनी बड़ी क्रांति असफल हुई तो इसका वजह था एक संगठित और एक बद्ध विचारधारा का अभाव। यानी कि जो जितने भी विद्रोही थे इनको औपनिवेशिक शासन की पूरी तरीके से समझ नहीं थी और ना ही उनके पास भविष्य में क्या करना है इसके लिए कोई कार्यक्रम था और कोई एक स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। साथ ही साथ एक राजनीतिक परिदृश्य नहीं था कि अगर हम इनको भगाने में कामयाब होते हैं तो देश का शासन व्यवस्था कैसे चलाया जाएगा, कौन राजा होगा और किस स्तर पर चलाया जाएगा, ये सब भी नहीं था। इसके लिए भी ये क्रांति असफल हुई। साथ ही साथ जो सबसे मुख्य कारण है इस 1857 की क्रांति का असफल होने का, वो है कि निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य ये स्पष्ट करते हैं कि 1857 की क्रांति को पूरे देश में चालू करने के लिए 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन ये क्या हुआ कि सडनली 10 मई को शुरू हो जाता है, जिससे उसका प्रभाव उतना कम हो गया। क्योंकि जब अगर एक ही तारीख को पूरे देश में अगर सब चीज़ एक साथ होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो व्यापक होता है। लेकिन सैनिक क्या किए, बिल्कुल वो आक्रोश में आ गए और सडनली 10 मई को ही विद्रोह कर दिए, जिससे क्रांति की जितनी भी योजना बनी रही होगी वो असफल हो गई। और इसी वजह से चूँकि अब 21 दिन पहले कोई भी चीज़ अगर चालू हो जाए तो पूरे देश पे जो एक साथ होना है वो 21 दिन पहले हो जाए तो सरकार भी आराम से या फिर जैसे भी हो सरकार इसको कुचलने में सफल रही। और साथ ही साथ जितने भी देसी राजा थे उनका देशद्रोही रुख था, इसकी वजह से भी ये आंदोलन असफल हुआ। क्योंकि बहुत सारे देसी राजाओं ने अंग्रेज़ों की खुलकर सहायता की, जिसमें पटियाला के राजा, फिर नाभा, जींद, अफ़गानिस्तान और नेपाल के राजाओं ने अंग्रेज़ों की सैनिक सहायता के साथ साथ आर्थिक सहायता भी की थी। और अब चूँकि देसी राजाओं की जब इस प्रकार का व्यवहार कर रहे थे तो जितने भी क्रांतिकारी थे उनका मनोबल टूटने लगा और ये भी इसके वजह से भी ये क्रांति कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया और सांप्रदायिकता का खेल फिर यहाँ से खेलना चालू हो गया। अब क्या हुआ था कि 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ी सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, ठीक, लेकिन थोड़ी से रूप में ही सही, लेकिन सांप्रदायिकता का खेल खेलने में यहाँ पे वो सफल हो जाती है। और इसी चक्कर में क्या करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि सांप्रदायिक भावनाओं को उभार कर ही अंग्रेज़ी सरकार ये सिख रेजिमेंट और मद्रास के सैनिकों को अपने पक्ष में कर लेती है। साथ ही साथ मराठों, सिखों और गोरखों को बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर देती है और उनको ये महसूस करा देते हैं कि बहादुर शाह के हाथों में फिर से सत्ता आ जाने पर हिंदुओं और सिखों पर अत्याचार होगा। ये ऐसा खेल अंग्रेज़ों के द्वारा खेला गया। और इसका वजह ये था कि पूरे पंजाब में बहादुर शाह के नाम का एक झूठा फरमान अंग्रेज़ों के द्वारा जारी कर दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि लड़ाई में जीत मिलते ही प्रत्येक सिख का वध कर दिया जाएगा। मतलब ये थोड़ी थोड़ी यहाँ पे भी अंग्रेज़ गेम खेल रहे थे। और सैनिकों के साथ साथ जितने भी मतलब आम लोग थे उनको भी गुमराह किया जाने लगा अंग्रेज़ की वजह से, क्योंकि अंग्रेज़ सब देश में बहुत बड़ी शक्ति थी। तो इस क्रांति में मतलब ऐसी दशा में क्रांति का असफल हो जाना तो बिल्कुल तय ही था। और धीरे धीरे क्रांति असफल हो जाती है। और फिर ये भी था कि पूरे देश में क्रांति को फैलाया नहीं गया था। साथ ही साथ शस्त्रास्त्रों का अभाव था और जितने भी सहायक साधन थे उनका अभाव था और सैनिक संख्या में अंतर था। इसकी वजह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम असफल साबित हुआ। और हालांकि अगर हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें अगर 1857 की क्रांति में, तो 1857 की क्रांति तक काफ़ी ज़्यादा था और इसमें दोनों ने यानी कि हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों ने एक साथ मिलकर भाग लिया। और क्रांति का जो मसौदा होते हैं तो मसौदा तैयार करने के से लेकर क्रांति के क्रियान्वयन तक
दोनों संप्रदायों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया। साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेज़ों के विरोध में हिंदू और मुसलमानों के बीच जो एकता आई थी फिर वो कभी नहीं दिखाई दी, क्योंकि इसका वजह ये था कि अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपना लिया बाद में, और जिससे मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे से दूर होते गए। साथ ही साथ जबकि अगर हम विद्रोह 1857 के क्रांति तक की अगर हम बात करें तो इस समय दोनों संप्रदाय एक दूसरे का पूरा सम्मान कर रहे थे। इसका उदाहरण हम ऐसे दे सकते हैं कि जब एक विशेष क्षेत्र में विद्रोह का सफल हो गया तो वहाँ पर तुरंत ही गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका था। ठीक है। साथ ही साथ नाना साहेब ने अजीमुल्ला और मुसलमान एवं दक्ष राजनीतिक प्रचारक मतलब नाना साहब ने अजीमुल्ला नामक व्यक्ति को, जो कि मुस्लिम थे और दक्ष राजनीतिक प्रचारक थे, इनको अपना सहायक बनाया हुआ था। और जबकि रानी लक्ष्मीबाई को अफ़गान सैनिकों का ठोस समर्थन प्राप्त था। तो ये कहा जा सकता है कि 1857 की क्रांति तक भारत में सांप्रदायिकता का विकास नहीं हुआ था और इसी वजह से ये इतना आगे चला भी। और इस हालांकि 1857 के जब क्रांति को समाप्त किया गया और इसके लिए बहुत ही बर्बरतापूर्वक नीति अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई और इसके बाद ही धीरे धीरे भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक कैसा लगा ज़रूर बताएंगे आप। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।